हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके सर। आज का टॉपिक है फैमिली बिजनेस के बारे में। तो फैमिली के बारे में कम बात करेंगे, थोड़ा बिजनेस के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। तो वर्षों पहले स्टीवन कोवी ने एक बुक लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। इसमें इन्होंने क्या बताया कि दो सर्कल होते हैं। एक बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, ये हमारे चारों ओर होता है। वी आर कनेक्टेड, हमसे उनसे लेना देना है, उसकी हम पे असर होती है, लेकिन हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। और दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे भी हमें लेना देना है, जो भी हमें अफेक्ट करता है, लेकिन हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा हमारे पास में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न भी होता है। आज के माहौल में अपना जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो कैसा है? हर तरह की हकीकत है या फिक्शन है, कल्पना है, कोई साबिती है या किसी की मनमानी चीज है, पता नहीं चलता। फैक्ट फिक्शन सब मिक्स है। ऐसी चीजों में एक चीज हमें याद आ जाती है या याद रखनी चाहिए, और ये चीज को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि अपना दिमाग भी यूज करना, खाली कान नहीं। एक आदमी बोलता है, दो बोलता है, 10 बोलते, 1000 बोलते, लाख बोलते, पूरे विश्व भी बोले तो भी अपना दिमाग चलाना चाहिए। हिटलर ने डीप लाई करके एक शब्द बनाया। इनका मतलब ये था कि एक झूठ को आप बार 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 बोलोगे तो सच बन जाएगा। किसके लिए? जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं उनके लिए। तो हम लोगों को थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा रखना चाहिए। जो बच्चों को हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो तो हम खाली जानकारी देते हैं। हमें अगर उनको कुछ सिखाना है तो एक चीज सिखाना चाहिए, किसी ने भी कुछ भी बोला क्यों। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी में बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। छोटा मोटा ऑर्डर कैंसिल होता है ना, किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। इमीडिएटली मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया, भाई क्या बात है, करते क्या हो, ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो बोलते हैं साहब, मार्केट में इतना कंपटीशन है, ये कस्टमर बोलता ही था कि उसको अपना भाव ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ये तो हम इतना मेहनत करके कैसे भी करके ऑर्डर लाते थे। अभी उसको कोई दूसरा सप्लायर मिल गया होगा तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एक्सपर्ट है अपना मार्केटिंग वाला आदमी, बोल रहा है क्या करें। एक चीज है कि बात मान लो, और दूसरी चीज है क्रिटिकल थिंकिंग। तो मार्केटिंग वाले ने तो बोल दिया भाव बहुत ज्यादा है। हमने सोचा एक आगे बढ़ते हैं, जरा कस्टमर से बात कराओ ना। कस्टमर को फोन लगाया, मैंने उनको बोला साहब अगर आपको हमारे भाव से कंप्लेन है तो आप हमको बताते ना। सामने से कस्टमर बोलता है किसने बोला कि मुझे कंप्लेन है? साहब आपने इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो मैं क्या करता। कल आपके आदमी ने मुझे बोला ये माल जो 1 दिसंबर को हमारे यहां पहुंचना चाहिए, उन्होंने बोला कि अभी लेट हो गया, 1 जनवरी को पहुंचेगा, और ये माल हमें चाहिए क्रिसमस में बेचने के लिए। तो जब माल क्रिसमस के बाद में आने वाला हो तो लेके मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने कैंसिल किया। मार्केटिंग वाले ने तो बोला था प्राइस के लिए। ठीक है, हमने प्रोडक्शन वाले को पूछा भाई ये डिले क्यों होगा? साहब क्या करें, ब्रेकडाउन हो गया। ये बड़ी मशीन है, उसकी बैरिंग टूट गई है, बैरिंग जर्मनी से मंगानी पड़ेगी, आने में टाइम लगेगा, 1 महीना
अपना सब कुछ डिले हो जाएगा। तो मैंने मार्केटिंग वाले को बोला कि सब कस्टमर को बता दो, सो दैट दे कैन प्लान। बात तो सही है, लेकिन ये बेरिंग टूटा क्यों? तो हमने मेंटेनेंस वाले को पूछा। मेंटेनेंस वाला बोला, साहब 15 साल पुरानी मशीन है तो टूटेगी नहीं ना, वेयर एंड डेयर नहीं होगा क्या? अब ये तीनों एक्सपर्ट है, मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, मेंटेनेंस का एक्सपर्ट है, लेकिन जब हम ये क्रिटिकल थिंकिंग है ना तो हम और चले। मैंने बोला मुझे मशीन सप्लायर से बात करनी है। मशीन सप्लायर को फोन लगाया, ये बेरिंग क्या 15 साल होता है तो टूट जाता है क्या? मशीन सप्लायर बोले सवाल ही नहीं है। तो बेरिंग टूटता कब है? जब बेरिंग गर्म हो गया तो बेरिंग टूटेगा। और बेरिंग अगर गर्म नहीं होना है तो क्या करना है? बराबर उसको आपने लुब्रिकेशन करते रहे तो बेरिंग गर्म नहीं होगा। मैंने मेंटेनेंस वाले को पूछा, भाई अपना लुब्रिकेशन क्या? बोलता है, अरे अपने यहाँ तो परफेक्ट प्लान एक आदमी रखा है, उसका काम ही रोज लुब्रिकेशन। हमने बोला चलो प्लांट में चलते, वो आदमी को मिलना है। वो आदमी को मिले, भाई लुब्रिकेशन कैसे करते हो? पहले तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर अपना एरिया ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। साहब मैं दिखाता हूँ, एक मशीन का नोजल खोला, लुब्रिकेशन डाला, दूसरे मशीन का में नोजल था, लुब्रिकेशन डाला। अभी तीसरे मशीन पे जो नोजल था ना उसके ऊपर एक बड़ा फिक्सचर लगा हुआ था। अब ये फिक्सचर खोलने के लिए उसको एक चाहिए एलन की नंबर 5। ये बाजू में देखा एक स्पैनर बॉक्स पड़ा था, इतने सारे स्पैनर्स थे, सब उसने बाहर निकाले। सब बाहर निकाले, 2-3 मिनट इतना कष्ट हुआ, बाद में ये छोटा सा एलन की नंबर 5 निकला। वो एलन की नंबर 5 से उसने सारे बोल्ट खोले, फिक्सचर को हटाया और फिर लुब्रिकेशन किया। 10 मिनट और आधा लीटर पसीना। हमने उसको पूछा, इतना सारा झमेला तू रोज करता है? बोलता है कभी कभी रह जाता है। हमने बोला कभी कभी रह जाता है, कभी कभी करता है? उसका सब डर निकल गया था, फैक्ट बोल दिया, सर कभी कभी करता हूं। लास्ट कभी किया? 2 महीने पहले। ये मशीन और जो मशीन ब्रेक डाउन हो गई 2 महीने पहले लास्ट लुब्रिकेशन हुआ था। अभी देखिए एलन की नंबर 5 निकालने में इतना झमेला, अगर बाजू में होता, अगर फिक्सचर नोजल के ऊपर नहीं होता तो ग्रीजिंग बराबर होता, तो बेरिंग गर्म नहीं होता, तो ब्रेकडाउन नहीं होता, तो डिले नहीं होता और ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। कहां से निकले कहां पहुंचे? सवाल यह है कि तीनों एक्सपर्ट अपने अपनी एरिया की चीज देखते हैं, लेकिन हमें तो पूरा देखना पड़ता है। एक्सपर्टों का एक बीमारी है, एक तो चीज क्या है कि वो अगर एक्सपर्ट है ना तो उनको तो सब पता होना ही चाहिए। टीवी पे आके बोलेगा ये शेयर इतना हो जाएगा, 2 दिन के बाद में शेयर गिर जाएगा तो उसको शर्म नहीं आएगी, वापस बोलेगा मैं तो बोलता ही था गिर जाएगा। इनका दूसरा कमाल क्या है कि ये जो भी एक्सपर्ट है ना, खुद को नहीं मालूम है व्हाट अदर एक्सपर्ट है टोल्ड। किसी और एक्सपर्ट ने जो बताया वो सुन के वो हमारे यहाँ पे आके एक्सपर्ट बन जाते। इनका तीसरा बीमारी है, वो कभी अपनी कमी एडमिट नहीं करेंगे। हमको नहीं मालूम है ऐसा तो कभी बोलेंगे ही नहीं। अभी ये एक्सपर्ट जिनका सिंगल ट्रैक होता है, मार्केटिंग वाला खाली मार्केटिंग समझता है, प्रोडक्शन वाला खाली प्रोडक्शन समझता है, पूरा पिक्चर नहीं उनके पास में। इसको हमको एक्सपर्ट को रखना तो पड़ेगा, बट उनके ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ देते। ये एक एक्सपर्ट का चीज है, ये हमें इसके लिए जानना चाहिए कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना तो हमसे ज्यादा कैपेबल लोगों का ओपिनियन लेने का, लेकिन जो बैलेंसिंग है ना वो हमें करना चाहिए। अभी आज के माहौल में देखो ये क्या है, जब कोरोना वायरस की बात करते हैं ना तो पता चला ये वायरस तो परसों से है। तो अभी हुआ क्या है, ये वायरस में एक टेक्निकली वर्ड बोलते हैं म्यूटेशन हुआ है और एक नया वायरस बना है। अभी ये वायरस कोरोना से मिक्स नहीं हो जाए इसके लिए उसको एक नया नाम दिया है, SARS-CoV-2।
तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो कोरोना बहुत, उससे कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सार्स CoV-2 है ना, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वायरस का नाम है, और अगर ये वायरस हुआ तो जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19। ये दो इन्होंने नाम दिया। अभी ये कैसा वायरस है, जो एक्सपर्ट्स लोग है ना, वो कहते हैं कि हमें बराबर नहीं मालूम ये कोविड-19 कैसे होती है और कैसे ठीक होती है, हमें बराबर नहीं मालूम। हम तो इतना जानते हैं कि अपने शरीर में जब भी वायरस अटैक करते हैं तो एंटीबॉडी बनता है, जिसको बोलते हैं IgM और IgG। ये हम टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो अभी बना ना मेरे शरीर में, वो सार्स CoV-2 से ही बना या किसी और से बना, ये एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम। लेकिन उनको सुन के जो हमारे लोकल एक्सपर्ट होते हैं, वो तो बोल देते हैं सब मालूम हमें। इनके बारे में किसी को सार्स CoV-2 है या नहीं है, ये जानना बहुत मुश्किल है। और जो भी हम टेस्ट करते हैं वो रिलायबल नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट के एक्सपर्ट बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बोला जाएगा कि ऐसा ही होता है। इससे कितने लोग लगते हैं, कितने लोग मरते हैं, पूरी जानकारी हम तो कुछ देखेंगे नहीं, बोलने वाले बोलते जाएंगे। जब क्रिटिकल थिंकिंग में एक सवाल पूछते हैं, एक कनिका कपूर आई थी लंदन से, लखनऊ चली गई, दिन भर 3-4 पार्टी में 400-500 लोगों को मिली और फिर उसको कोरोना निकला। अगर ये इतना चेपी रोग था, इतना कंटेजियस था, तो वो 400-500 लोगों को मिली, उसमें से किसको क्या हुआ, हमें तो कोई चीज नहीं बताते। क्रिटिकल थिंकिंग में जब सवाल पूछते हैं ना, तो जो खोखलापन होता है ना, वो पता चलता है। अभी मोर्टालिटी, बहुत लोग मर जाते हैं। अभी इसके बारे में भी जब हम लोग पूछना चालू करते हैं ना, तो बहुत नई नई चीजें पता चलती है। अभी ये देखिए, महाराष्ट्र का ये न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स का कटिंग है। चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में 80% ऑफ द कोविड पेशेंट्स वेर एसिम्प्टोमेटिक। उसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में ऐसे कोई निशान नहीं थे। जब टेस्ट किया तो पता चला कि इनको ये सार्स CoV-2 है। मतलब अगर इनके शरीर में कोई निशान नहीं थे, फिर भी टेस्ट किया तो पता चला, तो 80% केस तो ऐसा ही है। महाराष्ट्र तो पता है ना, सबसे बड़ा अफेक्टेड स्टेट है, लेकिन 80% को तो सिम्टम भी नहीं था, टेस्ट ने बोला कि इसको है। अभी अगर ये टेस्ट गलत हो तो सवाल नहीं पूछ सकते भाई, ये एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन अभी उन्हीं के लोग दूसरे बोलते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी एक रूल निकाला, जिनको सिम्टम नहीं है उसको अभी से टेस्ट नहीं करेंगे। अभी 80% तो वही लोग थे, अभी जब उनको टेस्ट ही नहीं करेंगे तो नंबर अपने आप चेंज होते जाएगा। अभी दूसरा देखिए, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, ऐसा जो एस्टिमेट किया था, उसमें हमने जो गिनती की थी, उसमें शायद बहुत बड़ी मिस्टेक है। पॉइंट क्या होता है, जो रियल एक्सपर्ट होते हैं ना, वो एडमिट कर लेते हैं, लेकिन ये जो बीच वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो भी मान नहीं सकते। अभी देखिए क्या बताते हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने टीवी पे आके बताया कि हमने जो बोला कि जितने लोग कोरोना से मरे हैं, उसमें से 79% लोगों को दूसरी बीमारी भी थी, और वो कौन सी बीमारी से मरे, वो दूसरी बीमारी से या कोरोना से, ये नहीं बता सकते। और देखिए, नीति आयोग का, ये भी न्यूज़पेपर का आइटम है, नीति आयोग गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसको सील कर दिया क्योंकि एक स्टाफ को पॉजिटिव निकला। ये पहला नहीं है, उसके पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी किया था। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दूसरा एक न्यूज आता है, नो नीड टू सील ऑफिसेस। ये कौन बोल रहा है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रहा है। अभी नीति आयोग को आप और मैंने तो बंद नहीं किया था, वो गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट ने बंद किया था। तो एक डिपार्टमेंट बोलती है कि अगर एक स्टाफ को कोविड निकला तो ऑफिस सील करने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरा डिपार्टमेंट सील करता है। ये सब में आपको और मुझे कुछ पता चलेगा क्या, कुछ भी नहीं।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं? नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि अपना दिमाग हमें चलाने के लिए मिला है, रखने के लिए नहीं है. वी हैव टू आस्क क्वेश्चन विथ एनीवन, चाहे भगवान भी हो. चीज समझ में नहीं आए तो सवाल पूछने चाहिए. आज की तारीख में अपने आप डिवाइस सबसे बड़ा सवाल है, लॉकडाउन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. लॉकडाउन अगर रखेंगे तो लाखों लोग अगर बीमारी से मर जाएंगे वो बचेंगे, और इकोनॉमी में क्या होगा. अभी ये सारा चीज है ना, आप और मैं खाली बात कर सकते हैं. आवर फ्यूचर, आवर लाइफ डिपेंड ऑन फ्यू एडवाइजर्स हु आर देयर एट द टॉप. जो ऊपर जो कुछ लोग है ना, वो जो भी एडवाइस देते हैं, ये कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज है, आपको और हमें पता नहीं चलेगा. लेकिन वो डिसाइड करेंगे, वो हिसाब से हमें फेस करना पड़ेगा. वो क्या डिसाइड करते हैं? करोड़ों लोग मर जाएंगे, और बिजनेस की बात मत करो. बिजनेस के वाले जब बोलते कि भाई इकोनॉमी की हालत, तुम लोगों को है ना खाली अपने प्रॉफिट की फिक्र है. द होल थिंग इज, जिनको इकोनॉमी कैसे चलती है उसका अंदाज नहीं है, वो लोगों के हाथ में डिसीजन है कि इकोनॉमी का इफेक्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा. अभी एक एक्सपर्ट बोलेगा कि लॉकडाउन करो, दूसरा बोलेगा कि इकोनॉमी देखो. आप और हम कभी नहीं जानेंगे कि किसने क्या कहा. हमारे लिए तो खाली एक चीज बहुत अच्छी हो गई. ये जो भी कोरोना हो गया ना, मेरे हिसाब से तो मानव जात के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो गई. ये क्या हो गई, ये देखिए. फरवरी में ट्रम्प साहब आए थे अहमदाबाद में, लाखों लोगों के बीच में उन्होंने क्या ये भाषण दिया. We have spent $2.5 trillion on rebuilding our military. It's the most powerful military anywhere in the world by far. The United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet. We make the greatest weapons ever made. Airplanes, missiles, rockets, ships. We make the best. अभी ये सब करने के बाद में, 2.5 ट्रिलियन से मिलिट्री करने के बाद में, द बेस्ट ऑफ द वेपन के बाद में, अगर ये पता चला कि कोरोना को नहीं रोक सके, और अगर पूरे विश्व के लीडरशिप में अगर ये अक्ल आती है कि जो रुपया हम वॉर और वेपन्स पे लगाते हैं उसका कुछ पार्ट तो कम से कम हेल्थ और हॉस्पिटल के लिए लगाएंगे, अगर दुनिया भर में ये होता है तो कोरोना से बहुत ही अच्छा चीज हो जाएगा. अभी हमारे स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं, ये जो भी माहौल बनता है ना अपने चारों ओर, उसमें सच क्या और नहीं क्या, ये सीखना हमें बहुत जरूरी है. तो हाथी का एक पिक्चर अपने कैबिन में रखिए. अभी ये क्यों हो सकते हैं? हाथी एक चीज हमें सिखाता है, दिखाने के दांत अलग, चबाने के दांत अलग. पूरी दुनिया में दिखाने के दांत अलग, चबाने के दांत अलग. जो लोगों को बोला जाता है वो जरूरी नहीं है कि सच. पूरा चीज को, पॉपुलेशन को कन्विंस करना, एक राह में सोचना, इसको प्रोपेगेंडा भी बोलते हैं. और ये जो सारा ब्रेन वॉशिंग है उससे हमें रखना चाहिए. तो क्या है कि 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. नॉम चॉम्स्की करके एक अमेरिकन थिंकर है, उन्होंने बुक लिखा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट. उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को बताया कि पूरा पॉपुलेशन कैसे सोचेगा ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. 1957 में हिडन परसुएडर्स, वांस पैकार्ड ने लिखा, लोगों को कैसे क्या सोचेंगे वो कैसे इन्फ्लुएंस करना उसका विज्ञान बन गया. नाओमी क्लिन ने ये बुक लिखा, द शॉक डॉक्ट्रिन. किस तरह से पूरे पॉपुलेशन को अगर एक शॉक दे देते हैं तो बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं. अभी ये जो सारी चीजें हैं ना, ये भी आजकल दुनिया में होती रहती है. तो हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए. हमें पता नहीं है क्या सच क्या गलत, लेकिन जब दिमाग खुला रखते हैं ना, जब सवाल पूछते हैं ना, तो कई नई चीजें जानने मिलती है. तो अभी तो ये हो गए इतने सारे दिन, अभी आगे क्या होगा?
फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन पास्ट में से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़े इंसिडेंट्स आपको बताता हूं पास्ट में क्या हुआ। 1980 में स्पेन फ्लू नाम की एक बीमारी चली और 5 करोड़ लोग मर गए। बरसों बाद रिसर्च में पता चला कि जो लोग मर गए थे वो बीमारी के कारण नहीं मरे थे, माल न्यूट्रिशन मतलब भूख मरे से, क्राउडेड हॉस्पिटल और पुअर हाइजीन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म आ रही थी, इतने सारे सोल्जर हजारों में हॉस्पिटलों में भरे थे, खाने पीने का ठिकाना नहीं था और उसमें ये लोग मरे। 1980 में सदर्न कॉर्न, ये जो है ना लैटिन अमेरिका के कंट्रीज है, वो ऐसा कोन जैसा दिखता है, उसके लिए उसको सदर्न कॉर्न बोलते हैं। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला, बोलिविया, ये सारे कंट्री 1960 में ये सारे कंट्री वर्ल्ड में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। 1980 में उनकी हालत इतनी गरीबी हो गई है। 1989 में तियानमन स्क्वायर में स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं और उनके पे टैंक चलती है। 1992 सोवियत यूनियन, वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, येल्सिन कुछ करता है और ये पूरा चीज डिसॉल्व हो जाता है। 1997 इंडोनेशिया, जो बहुत अच्छा पोजीशन में कंट्री था, उसमें कुछ होता है और जो ब्रेड 40 रुपए का ब्रेड मिलता था वो 2000 रुपए का हो गया। इंडोनेशिया में क्राइसिस हो गई। 2003 में इराक में वॉर हुई। अभी ये सब में सीखना क्या है? जो भी अपने को दिखता है ना, उसके पीछे कुछ और होता है। हम और आप कभी भी हकीकत नहीं जानेंगे, लेकिन ये सारे केसेस है ना, उसमें कुछ एक्सपर्ट लोग गवर्नमेंट्स को एडवाइस दे रहे थे और ये एक्सपर्ट लोगों का एजेंडा जो था उसके हिसाब से इन सारे कंट्रीज में हुआ। ये मैं खाली आपको इतना जानकारी लेके बताता हूं कि चीजें जो दिखती है और होती है उसमें काफी फर्क होता है। अभी हमारे लिए क्या चीज है? हमारे लिए 4 चीजों जो 4 चीज पास्ट में हुई है, उसमें से एक इंटरेस्टिंग सीख है। 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन हो गया, उसके बाद में बहुत तेजी चली। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। नेक्स्ट 1 डिकेड बिग प्रॉस्पेरिटी। 2001 में 9/11 प्लेन चले गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोलैप्स और उसके बाद में तेजी चली। 2008 सब प्राइम क्राइसिस हुआ और उसके बाद में तेजी चली। तो ये जो इंसिडेंट्स बताते हैं ना कि जो सारे क्राइसिस होते हैं उसके बाद में क्लाइमेक्स आता है। और वो क्यों आता है? इमीडिएट तो क्राइसिस होती है, लेकिन बाद में बड़ा बूम होता है। क्यों? इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्टिमुलस। क्राइसिस के नाम पे इकोनॉमी में जो पैसा डाला जाता है, ये पैसे से सारी चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने 1992 में एक फ्लैट खरीदा था 8.5 लाख। 1995 में उसकी वैल्यू हो गई 25 लाख। मैं तो क्या खुश, फाइनेंस सीधा गिन लिया, 45% रिटर्न। क्या इन्वेस्टमेंट है। 1998 में वैल्यू सिर्फ 25 लाख, मेरा रिटर्न 45% से आ गया 14%। इन द ईयर 2000 वैल्यू 25 लाख, रिटर्न हो गया मेरा 10%। इन द ईयर 2002 वैल्यू हो गई 23 लाख, रिटर्न हो गया 60%। लेकिन फिर ये जो स्टिम्युलस आया ना, जो बिजनेस चले, जो वैल्यू चली, 2006 में मेरे फ्लैट की वैल्यू हो गई 1 करोड़। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे स्टार्स अच्छे नहीं थे। पूरे वर्ल्ड में 2002 से 2006 में जो इकोनॉमी चली, आज जो भी बड़ा पैसा कमा के बैठे हैं, वो अगर याद करें ना, तो ये 2002 से 2008 का पीरियड था जिसमें हर बिजनेस ने इतना पैसा कमाया जो सपने में भी नहीं सोचा था। नॉट बिकॉज वी आर ग्रेट, बिकॉज देयर वाज दिस पावर ऑफ स्टिमुलस। फिर आज की तारीख में ऑलरेडी स्टिमुलस अनाउंस हो गया।
और हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ उतना पैसा इकोनॉमी में डाला जा रहा है। $2 ट्रिलियन यूएस ने बोल दिया। 2008 में मैक्सिमम $800 बिलियन था, तो ये इससे 3 गुना। लेकिन उस टाइम खाली अमेरिका ने किया था, अभी जापान ने कर दिया। 20% ऑफ देयर जीडीपी यूरोप ने करना चालू किया। अब ये जो सारे कंट्रीज जो स्टिमुलस डालते हैं ना, तो इकोनॉमी में बूम आता है। और ये बूम का एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, हमेशा जो भी नया बूम होता है ना, वो पहले के बूम से ऊपर होता है। तो जो हमने 2010 में देखा पावर ऑफ स्टिमुलस से, उससे कई गुना ज्यादा बूम अभी अगले 3-4 साल के बाद में आएगा। नॉट बिकॉज वी आर ग्रेट, इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट मनी गोइंग इनटू द इकोनॉमी। अभी ये सारा डिस्कशन था ना, ये अपना सर्कल ऑफ कंसर्न में था। इसमें हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, खाली हमें उससे सीखना है, थोड़ा अंदाज लगाना है, सो दैट अपने फैमिली बिजनेस में जो करना है ना, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सके। अभी अपने फैमिली बिजनेस में इमीडिएटली क्या होगा, अभी ये कोई ब्रेन की दिमाग की जरूरत नहीं है, कोई भी बोल सकता है कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा, सप्लाई चेन टूट जाएगा, ये सब तो सबको मालूम है। ये टाइम है थोड़ा सा विड्रॉ करके वापस खड़े कैसे होंगे ये सोचने का। और जो वापस खड़े होने का बात है ना, ये शायद बहुत ही बड़ा जंप हो सकता है। अगर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये शेयर करने के लिए मैं आपको 2 अप्रोच सजेस्ट करता हूं। ये जो भी मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बोला ना, कोरोना क्या है, वर्ल्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सवाल पूछना, पूछा नहीं पूछा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल अपने बिजनेस के बारे में तो पूछ सकते हैं। और एक तैयार होना है अगले मौके के लिए। अब ये सवाल क्या पूछना है, 3 जगह के सवाल है। एक तो ऐसा ही होता है, दूसरा हम लोग कैसे काम करते हैं, और तीसरा हमारी प्रायोरिटी क्या होती है। तो चलिए, पहला जो सवाल है, ऑब्वियस, भाई हम बिजनेस का मतलब क्या होता है, दूसरों का दुख दूर करने में अपना कल्याण है। अभी मैं टेक्सटाइल के धंधे में हूं, बरसों से टेक्सटाइल के धंधे में हूं, और टेक्सटाइल का धंधा तो ऐसा ही चलता है। ये मानना, इसको ऑब्वियस बोलते हैं, ये ऐसा ही चलता है। लेकिन मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, और उसके सॉल्व करने का कोई दूसरा बेहतरीन तरीका भी है क्या? तो इसके बारे में एक गोल्डराज साहब ने एक बुक लिखा, गोल्ड 2। इनका मतलब था कि अगर मैं बॉयलर बेचता हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं बॉयलर बेचता हूं, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे कस्टमर है, उनको बॉयलर नहीं चाहिए, उनको स्टीम चाहिए, गुड क्वालिटी स्टीम एट द राइट प्रेशर एट द राइट टाइम। अगर ये मिलने का दूसरा तरीका हो गया, कोई बॉयलर नहीं खरीदेगा। और यही चीज एक दूसरी बुक में बताई, अ मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट इफ, काम अगर ऐसा हो जाए तो क्या। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना कस्टमर हमसे माल क्यों ले रहा है, उसका कौन सा दुख है, और वो जो भी दुख है वो दूर करने के कोई और अच्छे तरीके हो सकते हैं क्या। इसके ऊपर सोचने का, वैसे तो हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन ये पीरियड है जिसमें बहुत जरूरी है। और इसमें ये बात है, दुनिया के प्रॉब्लम्स है, वो उनको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन नॉट ऑलवेज विथ, उनको स्टीम चाहिए, लेकिन नॉट ऑलवेज विथ दिस होल आइडिया ऑफ मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। कल अगर कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा तो देन दे विल डू दिस। तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढे, हम भी तो ढूंढ सकते हैं। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम लोग करते क्या है? जो भी हम करते हैं इसको एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ये एक्टिविटीज करने का कोई अच्छा तरीका है क्या? पीटर ड्रकर बोलते हैं कि लोग
4 तरह की एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, माल बनाना, ऑर्डर लाना, कस्टमर को भेजना, पैसा लाना, ये सारा प्रोडक्टिव। दूसरा इसको सपोर्टिव बोलते हैं। इंडिया में काम करते हो ना तो टीडीएस डिडक्ट भी करना पड़ेगा, उसका रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी का मैच करना पड़ेगा, ये सारा चीज करना पड़ेगा अगर इंडिया में धंधा करते हो। इससे 1 रुपया बनता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव है वो करनी है इंडिया में, तो ये सपोर्टिव एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अभी तीसरी एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं पोलिसिंग। क्वालिटी ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए एक आदमी, जो जूनियर लोग है वो काम करते कि नहीं उसको देखने के लिए मैनेजर, इसको पोलिसिंग बोलते हैं। पुलिस खुद कुछ नहीं बनाती है, जो दूसरे लोग बनाते हैं वो बराबर बनाते कि नहीं वो देखती है। और फोर्थ इज कॉल्ड वेस्ट, जिससे कुछ बनता भी नहीं है और जो बना रहे थे ना उसका भी काम कम हो जाता, काम बना नहीं पाते हैं। एक टिपिकल फैमिली बिजनेस का तरीका देखो, कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक याद आया और वो पार्टी का माल गया कि नहीं, इमीडिएटली फोन लगाया फैक्ट्री का मैनेजर को, अरे वो पार्टी का माल गया कि नहीं। अभी वो जो फैक्ट्री का इंचार्ज था वो अपने 5 सुपरवाइजर के साथ में बैठ के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा, लेकिन फोन तो सेठ का आ गया, और सेठ का फोन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम बाजू पे है। पहले वो इंक्वायर करेगा वो पार्टी का माल गया कि नहीं, क्यों गया नहीं गया, सब कुछ छोड़ के अभी वो आपको फोन करेगा, साहब वो माल कल चला गया। अभी ये जो आपने सवाल पूछा उससे क्या हुआ, वो जो काम कर रहे थे ना वो भी रुक गया। इसको बोलते हैं वेस्ट। तो अपनी कंपनियों में किस तरह का काम होता है, कितना प्रोडक्टिव है एक साइड और कितना वेस्ट है दूसरी साइड, ये सोचना, दैट इज अनदर टाइप। अभी ये देखिए बिजनेस टुडे में आप और मैं तो सोचे या नहीं सोचे, टीसीएस वाले सोचते हैं, सडनली पता चला कि यार लोगों को ऑफिस में बिठाने का कोई जरूरत ही नहीं है, इतने लोग आते हैं, एसी चलाओ, ये करो वो करो, अभी देखिए सब लोग घर से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हो रहा है। सो व्हाट आर दे सेइंग, 75% ऑफ 4.5 लाख, 4.5 लाख लोग काम करते हैं उनके वहां पे। नेक्स्ट 5 साल में उसमें से 75% हमें के लिए घर से काम करेंगे। सारी ऑफिस टीसीएस की कम हो जाएगी, उनकी ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, सारे उनके रिलेटेड चीज कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफिस में आके काम करना ये जरूरी नहीं था, काम होना वो जरूरी था। तीसरा सवाल, हम कुछ भी काम करते हैं उसमें कितने रिसोर्स लगाते हैं और कितना टाइम लगाता है। एक दर्जी को बोलते हैं कि भाई मेरा एक पैंट स्टिच करना है, वो बोलता है 15 दिन लगेगा। क्या वो 15 दिन मेरे पैंट के ऊपर काम करने वाला है? वो पैंट जो 2 घंटे में बनता है वो मेरे को 15 दिन के बाद में देगा। क्यों? क्योंकि बरसों से ऐसे ही होते आया है। सवाल यह है कि क्या हम कम रिसोर्स में काम कर सकते हैं, कम समय में काम कर सकते हैं। अब ये देखिए एक मच्छर को मारना है, यहाँ पे ना एक मच्छर है, मेरे पास में एक पंप है, वो जब मैं नोजल छोड़ता हूं ना तो 1000 ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड, ये जो पूरा व्हाइट सर्कल है इतने में पूरा भर जाता है, इतने ड्रॉपलेट में। अभी मच्छर इधर होगा तो भी मरेगा, उधर होगा तो भी मरेगा, इधर होगा तो भी मरेगा, लेकिन मच्छर मारेगा कितने ड्रॉपलेट से? 1 ड्रॉपलेट से। अभी एक मच्छर को मारने के लिए 1 ड्रॉपलेट काफी है, लेकिन मैं तो 1000 ड्रॉपलेट मारता हूं। इसको बोलते कितना रिसोर्स यूज कर सकते हो। 1 ड्रॉप से जो मरता है वो मारने के लिए 1000, क्योंकि मच्छर को कैसे पकड़े। तो जब कई लोगों ने सोचा इसके पर तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाली टेक्नोलॉजी। एक ही बूंद निकलता है पंप में से, सीधा मच्छर को जाके लगता है, और अगर मच्छर जो इधर है वो अगर इधर चला गया ना तो बूंद भी उसके पीछे जाएगी और उसको मारेगी। ऐसा हो सकता है क्या? शायद हम लोगों के लिए, क्योंकि अपने निजी लाइफ में है, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जो पूरा गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना वो यही प्रिंसिपल से चलता है।
एक चीज के लिए हम कितना रिसोर्सेज यूज करते हैं, कैन वी ब्रिंग इट डाउन? ये अपना तीसरा महत्व का सवाल। और लास्ट, डू वी नो व्हाट वी नो? क्या आपको क्या पता है वो आपको पता है? अरे ऐसा भी कोई सवाल होता है? ड्रकर बोलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो समथिंग वेरी यूनिक। जो भी आदमी बिजनेस में है ना, उसके पास में कुछ यूनिक नॉलेज है, लेकिन तकलीफ यह है कि उनको खुद को पता नहीं है कि वो यूनिक नॉलेज है। वो समझते कि मुझे मालूम है तो सबको मालूम होगा। अभी मैं अफ्रीका में था, एक फ्रेंड से बात कर रहा था। क्या करते हैं, प्लास्टिक के कुछ छोटे पार्ट बनाते और अफ्रीका में बेचते हैं। भाई कितने साल से हैं? 20 साल से। 20 साल से आप केन्या में हो? हाँ बेस। तो लोकल लैंग्वेज आता होगा। अरे छोड़ो लोकल लैंग्वेज, क्या सारा लोकल मालूम है, लोकल पॉलिटिशियन मालूम है, लोकल गुंडे मालूम है, लोकल यहाँ पे धंधा कैसा करना मालूम है। तो फिर आपको पता है प्लास्टिक का या केन्या में बिजनेस कैसे करना? वो जब हम समझते कि केन्या में बिजनेस कैसे करना वो आपका नॉलेज है, तो इंडिया में 10 पार्टी को बोलिए केन्या में फैक्ट्री डालना है, मार्केट बड़ा है। इंडिया जो 20 साल पहले था ना, केन्या आज है। इतना मार्केट बढ़ने वाला है, फैक्ट्री डालना है। नहीं हमको डर लगता है उधर कैसे काम करना, वो मैं संभालूंगा। इसको ड्रकर बोलते हैं कि अपना जो नॉलेज है केन्या में धंधा कैसे करना, ये नॉलेज है। क्या हम ये नॉलेज का पूरा फायदा ले रहे हैं कि वही हम तो प्लास्टिक का छोटा चीज बना के बेच रहे हैं? ये 3 चीजें हैं जो ऑब्वियस हैं, लेकिन जो हम उसके ऊपर सवाल पूछे, क्रिटिकल थिंकिंग, तो कई नई चीजें खुल के आती है। अभी दूसरी बात करते हैं अपना अप्रोच के बारे में। अभी हमारे एक साहब को, यहाँ पे मैं दुबई में हूं अभी, नॉन वोवन कपड़ा चाहिए क्योंकि ये पीपीई किट बनाना है। आदमी को बोला इंक्वायरी करो। उसने एक सप्लायर को फोन किया, सप्लायर बोलता है मैं कल बताता हूं। बस अपना आदमी बैठा है। दूसरे दिन जब उसने बोला कि नहीं पॉसिबल नहीं है, तो अभी वो दूसरे का सप्लायर को फोन करता है। वो बोलता है मैं एक दिन में बताता हूं, तो ये वेट कर रहा है। जब वो बाद में बोलता है कि मैं नहीं दे सकता हूं, तो फिर तीसरे दिन वो तीसरे को फोन करता है। इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल, एक बाद दूसरा, बाद में तीसरा, बाद में चौथा। और साइमल्टेनियस मतलब अगर 10 सप्लायर है, सबको एक साथ में करो ना। अगर मुझे बिजनेस के 5 आइडिया है, 5 के ऊपर एक्सप्लोर करो ना। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। एक नॉर्मल थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप है, और जो ग्लोबल थिंकिंग है वो साइमल्टेनियस है। इसमें से कौन सा क्लियर जाएगा पता नहीं। दूसरा अप्रोच, जब मशीन टूट जाए उसके बाद में उसको रिपेयर करो, उसको रिएक्टिव बोलते हैं। और जब मशीन अच्छी तरह चल रहा है तभी उसको लुब्रिकेशन करते रहो ताकि वो कभी टूटे ही नहीं, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। अपना जो भी काम चल रहा है, कस्टमर ने, हमारे 2 कस्टमर है, 1-1 करोड़ का दोनों का काम है साल का। अभी एक कस्टमर बोलता है हर महीना 8 लाख का माल भेज देना। हम तो भेज देते हैं, फैक्ट्री का ऑफिसर कोई माल हो वो भेज देता है। बराबर 30 दिन होता है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। मार्च महीने में उसका अगले साल का ऑर्डर भी आ जाता है। दूसरा भी एक जो कस्टमर है ना, वो भी साल में करोड़ का काम करता है। वो 3-4 महीने में एक बार इंक्वायरी भेजता है, कोटेशन मंगाता है, 4 बार नेगोशिएशन करता है, फिर जब ऑर्डर देता है, ये सब चीजों में भी 20 दिन लगा देता है, फिर ऑर्डर देता है, बोलता है मेरे को 1 हफ्ते में माल चाहिए, फिर घोड़े पे बैठ के आता है। और जब माल गया, कम से कम 25 बार फॉलो अप करेंगे तभी पैसा आएगा। सवाल यह है, जो पहला कस्टमर था ना, उसके पे हम कुछ टाइम डालेंगे? वो तो ऑलरेडी ऑर्डर दे देता है, माल चला जाता है, पैसा आ जाता है, नया ऑर्डर आ जाता है। उसके साथ में रिलेशन कैसे बनाए जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और जहां प्रॉब्लम खड़ा हुआ,
बाद में सॉल्व करने जाए, इसको रिएक्टिव बोलते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है? तीसरा सवाल होता है अप्रोच के बारे में। काम तो चल रहा है ना भाई, हमारा पैकिंग उतना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते चलता है। अगर चलता है तो अच्छा क्यों करें? ये एक अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच है वी हैव टू लर्न टू मेक द बेस्ट। हमारा अप्रोच कौन सा है, चलता है या आगे? और लास्ट अबाउट अप्रोच इज बरसों से जो होते आ रहा है वैसे ही करेंगे या जीरो बेस? ये समझ लो कि हमको बरसों का कुछ पता ही नहीं है, आज ही हम प्रॉब्लम लेके बैठे हैं और आज ही सोचते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। ये अप्रोच की बात है। 4 अप्रोच देखा हमने। ये किस तरह से जो भी हम काम करते हैं उसमें कैसा अप्रोच लगाएंगे, इसके ऊपर ये सब निर्भर होता है। मैं ये बहुत तेजी से ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि पूरा चीज हमें पता होनी चाहिए। डिटेल में आप जैसे जाना चाहे वैसे आप जा सकते हो। अभी जो अपना तीसरा पॉइंट है सवाल पूछने का, ये अपनी प्रायोरिटी के बारे में। इसमें पीटर ड्रकर ने एक बुक लिखा 1964 में, मतलब 50 साल पहले, मैनेजिंग फॉर रिजल्ट, धंधा करना प्रॉफिट के लिए, कैसे करना, ये बुक में है। तो ये बुक में ये बताते हैं कि भाई एक फैमिली बिजनेस या बिजनेसमैन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और हम चेक कर सकते कि हमारी क्या है। कितना टाइम हम लोग इनसाइड देखते हैं, जो अपना प्रोडक्ट है, अपनी फैक्ट्री है, अपनी दुकान है, अपने कस्टमर है, अपनी चीजें हैं, और कितना टाइम हम लोग बाहर देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। जो भी रिजल्ट होता है वो दुनिया से आता है, जो भी साधन मिलते हैं वो दुनिया से मिलते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली बिजनेस जो बहुत छोटे बेस से शुरू हुआ, उनकी थिंकिंग में हमेशा इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये बिजनेस को जब नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आउटसाइड का फोकस ये ज्यादा यूजफुल होता है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये हो गया, कितना टाइम हम लोग अपॉर्चुनिटी स्टडी करने में डालेंगे और कितना टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में डालेंगे। ड्रकर समझाते हैं कि भाई जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो तो खाली नई अपॉर्चुनिटी पे काम करने से ही आता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे चलते हैं, प्रॉब्लम आया ना तो हम नीचे चले गए, प्रॉब्लम सॉल्व किया ना तो वापस वो लेवल पे आ गए और वापस वही के वही लेवल पे चले। रोज इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्व करते हैं और वहीं चलते हैं। जब भी आपके बिजनेस में अगर जंप आया तो आप देखना उस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसके ऊपर काम किया। तीसरी प्रायोरिटी, द लास्ट, जो चल रहा है वो करो, खुद ही कुछ नया 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 करते जाओ। ड्रकर बोलता है कि जो वर्षों से होता है वैसे ही आप अगर करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे नीचे ही जाएगा। साइंटिफिक रीजन है, उसमें आपके ग्रह भी खराब नहीं है, आपका और कुछ भी खराब नहीं है। अगर जो वर्षों से चलता आया है वही करेंगे तो मार्जिन धीरे धीरे नीचे जाने ही वाला है। अगर पैसा आना है, ये सवाल पूछना पड़ेगा, व्हाट आर वी डूइंग डिफरेंटली, हम क्या नया कर रहे हैं। और जितना नया करते जाते हैं उतना प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 बेस मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग के। ये अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमारे बिजनेस के बारे में सोचने का हमको बहुत नई चीजें पता चल सकती है। अभी जो हमने सर्कल ऑफ कंसर्न से देखा था कि जो स्टिमुलस आता है तो अभी बहुत ऊपर जाने का मौका है सब बिजनेस को। तो इसके लिए तैयारी क्या करनी चाहिए? तो ये 5 पॉइंट है। अभी जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं ट्रीज। ट्रीज इज ए रशियन नेम का एक्रोनिम है, और नेम का मतलब क्या है? थियरी ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी। 1963 में रशिया में 23 ईयर का एक लड़का पेटेंट ऑफिस में जॉब पे लगा। अभी पेटेंट ऑफिस में काम क्या है? नई पेटेंट आए तो ये नई है वो कैसे बताओ, उसके लिए पुरानी सब पेटेंट मालूम होनी चाहिए।
तो दुनिया भर में पेटेंट ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो चेक करते कि ऐसा आ गया कि नहीं। ये लड़के ने ये सारे पेटेंट का डेटा इकट्ठा किया, 25 लाख पेटेंट का। और उसके बाद में उसने जो स्टडी करके एक चीज बताई, वो बोलता है कि 99.99% ऑफ द इन्वेंशंस आर प्रेडिक्टेबल। दुनिया में आगे क्या होने वाला है वो अभी से बता सकते हैं। ये पूरा उसके ऊपर उसने काफी काम किया, लेकिन उसमें से एक चीज जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो गई, वो ये हो गई इंग्लिश और हिंदी की गड़बड़। अभी इंग्लिश में एक शब्द है, इसको बोलते हैं और। अगर आइदर यू कैन हैव गुड क्वालिटी और यू कैन हैव लो प्राइस। अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो प्राइस भी अच्छी होगी, और अगर प्राइस अच्छी होगी तो क्वालिटी नीचे जाएगी। ये इंग्लिश में वर्ड है और। ये ट्रीज टेक्नोलॉजी खाली एक सिंपल चीज बता देती है कि जो इंग्लिश में और है ना, उसको हिंदी में और बना दो। मतलब क्या, हमको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और प्राइस आधी चाहिए। माल मुझे बहुत फास्ट चाहिए, लेकिन क्वालिटी और इंप्रूव चाहिए। तो ये जो चीज है ना, आउटपुट मुझे डबल करना है, मेरा जो भी सेल है ना डबल होना चाहिए अगले साल, और मेरे जितने रिसोर्स लगे ना वो आधे होने चाहिए। अभी या तो हम बोले प्रॉफिट करना है तो सेल बढ़ाना पड़ेगा, और सेल बढ़ाना है तो कैपिटल लगाना पड़ेगा। ये ट्रीज बोलता है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल बढ़ाना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, और दूसरा अगर सेल भी बढ़ाना है ना तो कैपिटल बढ़ाना ये भी जरूरी नहीं है। कैपिटल कम करके सेल बढ़ा सकते हो क्या? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रीज, एंड इज अ बिग वे टू रीलुक एट हाउ टू डू इट। तकलीफ क्या है, जो लोग धंधे में बैठे ना, वो लोग जरा जल्दी ये नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे पास में तो अनुभव है। और अनुभव का मतलब क्या, जब अपने ओपन ग्राउंड में जब पानी होता है ना, तो एक ऐसा ढाल बन जाता है, तो बस पानी वहीं पे चलता है। उसको ग्रूव बोलते हैं, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मालूम है। तो पानी बस वही चलेगा। दिस इज इन वन ग्रूव वी थिंक। ये टेक्नोलॉजी बोलता है कभी कुछ थोड़ा और सोचे तो बहुत नई चीज निकल जाती है। अभी IBM वाली कंपनी अपनी जैसी है, पुराने सोच वाली। उनके हिसाब से कोई भी माल बनता है तो पहले उसको अच्छी डिजाइन बनाओ, 6 महीना उसी में चले जाते हैं। फिर उसके लिए पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करो, 6 महीना उसमें चले जाते हैं। फिर प्रोडक्शन होता है, महीना लग जाता है। वर्क इन प्रोसेस होता है, फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक होता है, फिर वो होलसेलर के पास में आता है, फिर वो रिटेलर के पास में आता है। एक चिप जब नई बन के आई, उसके 2 साल के बाद में उसका IBM का कंप्यूटर बाजार में आएगा, क्योंकि पूरा ये टाइम लगता है। माइकल डेल करके कॉलेज का एक स्टूडेंट, इसको तो ये सब मालूम नहीं था। उसका तो एक ही सवाल है कि चिप आ जाती है तो मैं 2 साल पुरानी चिप क्यों खरीदूं? और पूरा उसने बिजनेस ऐसे बना दिया, आप ऑर्डर दो, बाद में लेटेस्ट चिप से कंप्यूटर असेंबल होगा और आपको डिलीवरी होगी। अब ये करने के बाद में हुआ क्या, IBM ऐसे गिरते गया और माइकल डेल ऐसे ऊपर होते गया। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द थिंग फ्रॉम ए डिफरेंट लुक। दूसरा सवाल है, अभी का जो टाइम है, मैं पिछले 45 इयर्स से बिजनेस से रिलेटेड हूं, तो समझ लो 1976 है। तो 1976 से 1990 टू 2000, 25 साल बिजनेस करने का एक तरीका था, स्लो एंड स्टेडी, अपनी कैपिटल, अपना चीज, अपनी चादर है उतना पैर फैलाओ, खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, ये सारे मंत्र थे। ये सेंचुरी में जो आ गए ना, 21st सेंचुरी में मंत्र चेंज हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई बी वर्ल्ड क्लास? तो अभी के जो ये 3 मंत्र है, जो भी मैं करूं, आई शुड बी अमोंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बेस्ट में मैं कैसा हूं? दूसरा, एक फैक्ट्री करने के बाद में, 10 करोड़ करने के बाद में 100 करोड़ के लिए
हाउ फास्ट वी कैन डू। एक फैक्ट्री है, 5 कैसे बनाए, एक दुकान है, 10 कैसे करें, एंड ऑल दिस नॉट इन 20 years, नेक्स्ट 3 years। दिस इज व्हाट इज द स्पीड। जो मैं आपके यहाँ आया था ना, तभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये खरगोश और क्या बोलते हैं, कछुए की रेस। हम जब स्कूल में थे तो हमको सिखाया गया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज के टाइम में जब खरगोश और उनकी रेस होती है हेयर एंड टर्टल की, तो अभी तो रैबिट ही जीतता है। क्यों? क्योंकि अभी तो स्पीड का टाइम आ गया। दिस होल एस्पेक्ट दैट टुडे वी आर लिविंग इन दिस, अभी हम लोग ये सब फॉलो करेंगे या जो बरसों से करते आए वो करेंगे? आपकी मर्जी। जो बरसों से करते आए वो करो करो, मार्जिन तो नीचे ही जाने वाले, खर्चे तो ऊपर ही आने वाले। ये अगर न्यू वे में हम लोग चलेंगे तो कई नई चीजें खड़ी होगी। तीसरा सवाल है, ये मैं इतने सालों में पिछले 25 साल से खाली फैमिली बिजनेस वाले को मैनेजमेंट सिखाता हूं, तो 5000 के ऊपर स्टूडेंट है, सब फैमिली बिजनेस वाले। कैसे क्या करते हैं ना, चीज मुझे मालूम है। ये एक अपनी बीमारी कि हम लोग है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत कैपेबल है। उससे क्या हो गया, अपनी कंपनी में 100 भी चलता है ना, सब अपने इधर हार्ड डिस्क में। एंड बिकॉज ऑफ दिस, दूसरी कोई चीज तीसरे को पता होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको सब मालूम है। लेकिन अगर हमें स्पीड में बढ़ना है तो वी विल हैव टू चेंज अवर वे ऑफ वर्किंग। कोई भी बिजनेस में क्या क्या काम होता है उसकी प्रोसेस, और हर प्रोसेस के लिए सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम एंड प्रोसेस। मैकडोनाल्ड आप और मेरी जैसे एक यंग लोगों ने चालू किया था, एक जगह पे एक आउटलेट था, बहुत खुश थे, अच्छा धंधा चल रहा था। रे क्रॉक करके दूसरा आदमी अंदर पिक्चर में आया, उसने अप्रोच चेंज कर दिया। बोलता है हर चीज जो भी होती है उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए, और ऐसी सिस्टम कि दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी अनपढ़ हो इसमें ट्रेन हो सके, सो दैट ही कैन डू इट again and again without any mistake for a long period of time. So McDonald is known for good systems for every process. अगर हमें बिग जंप लेना है तो अपने बिजनेस में जो भी प्रोसेसेस है उसके लिए सिस्टम बनाना चाहिए। और एक दूसरा एस्पेक्ट, रिलायबिलिटी। मैं शादी में गया, रिसेप्शन का टाइम था 7 से 10, मैं सोचा 8 बजे जाता हूं, सब पिकअप हो गया होगा। जब 8 बजे पहुंचा तो पता चला वी आर द ओनली वन। इंडिया में अगर 7 बजे से रिसेप्शन चालू होगा ऐसा बोलता है, मतलब कि 9 बजे। अभी ये सारे इंडिया के लोग जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले समझते हैं 9 means 9 and 7 means 7, not also 7:05. 7 means 7. तो ये जो रिलायबिलिटी है, अपने इंडियन फैमिली बिजनेस को इंडियन माइंडसेट की आदत है। अगर हमें वर्ल्ड में धंधा करना होगा तो ये रिलायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब ये रिलायबिलिटी क्या होती है? मैं दुबई में हूं, मैं दुबई में कई जो लोकल लोग हैं ना उनको मिलता रहता हूं, जानने के लिए कि ये लोग कैसे धंधा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, कभी मौका मिले तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये दुबई के लोगों से हमको क्या सीखना है। लेकिन एक एग्जांपल दे सकता हूं। यहाँ पे मेट्रो होने वाली थी, मेट्रो का ओपनिंग डेट अनाउंस हो गया है 9 सितंबर 2009। अभी यहाँ पे एक कानून है, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर गया तो आउटडोर काम नहीं हो सकता, बंद करना पड़ेगा। टेम्परेचर हो गया 50 के ऊपर, बाहर का काम बंद, और यहाँ पे मेट्रो की डेडलाइन।
यूएई में, दुबई में अगर कानून है ना तो सबके लिए एप्लीकेबल है। 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर गया मतलब काम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, फिनिश। लेकिन डेडलाइन है, तो इन्होंने क्या किया, क्लाउड के ऊपर इंसेमिनेशन करके आर्टिफिशियल रेन किया, टेम्परेचर 50 से नीचे आया, काम चालू रहा, ऑन डेट मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ। जब इनको पूछा गया कि ये सब करने का क्या जरूरत था, अगर एक हफ्ता लेट होता तो क्या फर्क पड़ता, तभी उनके शेख ने बोला, दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीवन ऑपरेटिंग इन दुबई कि दुबई में डेडलाइन मीन्स डेडलाइन। अभी ये जो कमिटमेंट है ना रिलायबिलिटी की, जो बोलते हैं मतलब होगा, ये आज के टाइम में दुनिया में ये अप्रोच है। नेक्स्ट, अभी पूरे रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। पहले क्या था, मेरी फैक्ट्री थी, मेरी दुकान थी, अभी क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। मेरी फैक्ट्री में कुछ ही बनता है, कई चीजें बाहर बनती है। इनसोर्सिंग, बाहर दूसरे का काम मैं करता हूं। ऑफशोरिंग, कुछ चीज वियतनाम में बनती है, अगरबत्ती बनती है वियतनाम में, एक जमाने में इंडिया में बनती थी, वियतनाम में बनती है, इंडिया में आती है, परफ्यूम में डिप होती है, पैक होती है, मैक्सिको एक्सपोर्ट होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन, ये अभी के नए रूल्स हैं। हम लोगों को ये नए बिजनेस मॉडल समझने पड़ेंगे। एक फैक्ट्री जिसमें मैं रोज जाऊं, ये जमाना गया। अगर मेरी एक फैक्ट्री वायबल है, मतलब अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, तो ऐसी 10 फैक्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे एक स्टूडेंट साहब कोटा में थे, फादर एंड डॉटर, अभी उनके कस्टमर थे, तो केमिकल प्रोसेस करके कस्टमर को दे रहे थे, अच्छे बड़े कस्टमर थे। JNK में एक्साइज के बेनिफिट अनाउंस हो गए, कस्टमर ने बोले हम तो उधर प्लांट डाल रहे हैं दूसरा, आप चाहो तो आप भी उधर आ जाओ। तभी ये साहब ने सोचा कि अगर मैं वहां पे कैसे जाऊंगा, मैं तो कोटा में बैठा हूं, घर में एक ही तो आदमी है, मैं और उनकी बेटी, दो ही तो लोग हैं, फैक्ट्री कैसे चलाएंगे। लेकिन प्रेशर ये है कि अगर आप नहीं डालोगे तो दूसरा आएगा, और अगर दूसरा सस्ते में देने लगेगा तो ये लोग तो मेरा कोटा का भी काम कम करवा देंगे। तो जबरदस्ती इनको कोटा में फैक्ट्री डालना पड़ा। जब कोटा में फैक्ट्री डाला तो पता चला यार हम तो दोनों मैनेज कर पा रहे हैं, और जब दो मैनेज कर सकते हैं तो ज्यादा क्यों नहीं। फिर इन्होंने डाला एक आइवरी कोस्ट अफ्रीका में, एक नाइजीरिया में, एक इथियोपिया में, ये इतनी फैक्ट्रियां डाल दी क्योंकि अभी हमको पता चला कैसे रिमोट मैनेज करते हैं। लेकिन जब ये करना है ना तो एक दूसरी चीज है, और जिसमें अगेन फैमिली बिजनेस को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसको बोलते हैं लेट अदर्स अर्न। कोई दूसरा कमा के जाए ना, टिपिकल फैमिली बिजनेस को बहुत दर्द होता है। एक साहब मुझे बोल रहे हैं कि एक एडवाइजर आया, 1 करोड़ रुपया फी मांग रहा है। बोलो ना, आप ही बोलो ना, करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी चीज है। और करेगा क्या, एक हफ्ता आएगा। अगर एक हफ्ता सजेस्ट करके कुछ सजेशन देके जाएगा तो इससे कौन काम बोलता है। वो गारंटी दे रहा है कि अगर 2 करोड़ सेविंग 4 करोड़ सेविंग नहीं हुआ ना तो मुझे फीस मत देना। अभी इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। 4 करोड़ बचा के देता है तो उसमें से करोड़ देना है। लेकिन ये साहब बोलते हैं लेकिन एक हफ्ते के काम में 1 करोड़ देने। अभी ये जो लेट रूल ऑफ द गेम, जब दो लोगों को 51% तुम रखो, ये बोलना इंडिया के टिपिकल फैमिली बिजनेस मत मुझे मिलना चाहिए। मेरा कंट्रोल, मेरा मैनेजमेंट, मेरा हेडेक, मेरी जिम्मेदारी, मेरे अभी का टाइम है टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑल्सो द अर्निंग। अभी ये इसका लास्ट पॉइंट है। आज के 2 मेगा ट्रेंड है, आगे चल के क्या होने वाला हमको नहीं पता, इमीडिएटली शायद इधर उधर भी हो, लेकिन ये मेगा ट्रेंड है, पिछले 20 साल से चले
और ये बस यही डायरेक्शन में चलने वाले। क्या है दो ट्रेंड? एक ग्लोबल, कुछ भी चीज होगी उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव होगा, और दूसरा टेक्नोलॉजी। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें टेक्नोलॉजी से अफेक्ट नहीं हुआ। पिछले 30 साल बिजनेस एक ढंग से चले, अगले 30 साल बिजनेस अलग ढंग से होंगे, और ये दोनों में ये ग्लोबल और टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी ये सब चीजों का एक कंक्लूजन है, जो भी मैंने डिस्कस किया उसका एक कंक्लूजन है। ये देखिए ये साहब क्या बोलते हैं। There is a crucial and profound truth hiding behind all the paradigm examples I've shown you. I call it the going back to zero rule. If you remember nothing else, remember this. When a paradigm shifts, everyone goes back to zero. इनका कहना है कि इन्होंने एक रूल समझा है कि जो काम करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं पैराडाइम। ये जब चेंज होता है ना तो सब लोग जीरो पे आ जाते हैं। It doesn't matter how big your market share is, or how strong your reputation, or how good you are at the old paradigm. With the new one, you go back to zero. Your past success guarantees nothing. बोलते हैं आप चाहे कितने भी बड़े हो, एक टाइम में सारा भाई हो, मफतलाल हो या कुछ भी हो, लेकिन जब काम करने का तरीका चेंज हो जाता है तो आप सब जीरो पे आ जाते हैं। Now, you may think I'm exaggerating, so let me illustrate. What nation dominated the world of watchmaking in 1968? Of course, Switzerland, renowned for more than 100 years for watchmaking excellence. In 1968, they had 65% of the world market share, and according to expert estimations, more than 80% of the profits. That's market domination. Yet, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1968 में पूरी दुनिया में घड़ी के लिए कौन सा देश माना जाता था, तो बोलते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का इतना बड़ा मार्केट शेयर था और पूरी घड़ी की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में उसका 80% प्रॉफिट खाली स्विट्जरलैंड वाले का। लेकिन फिर क्या हुआ? पैराडाइम शिफ्ट हुआ, और क्या और कैसे हुआ वो अभी बता रहे हैं। 10 years later, their market share had plummeted to below 10%, and in the ensuing 3 years, they had to release 50,000 of their 65,000 watch workers. Today, what nation dominates the world in watchmaking? Japan. In 1968, they had virtually no market share. How could the Swiss, who commanded the watchmaking industry for the entire 20th century, who were known for excellence and innovation in their products, be so rapidly destroyed? Well, the answer is painfully simple. They were put back to zero by a paradigm shift. Many of you are wearing that paradigm shift on your wrists right now. The quartz movement watch. Think about it. Totally electronic. 1,000 times more accurate than the mechanical watches it replaced. Battery powered. Amazingly versatile. It deserves to be the new paradigm of timekeeping. It's such a brilliant idea. Wouldn't you like to know who invented this marvelous watch? Some of you know the answer, but those of you who don't will be surprised. The quartz watch was invented by the Swiss themselves, right here in Neuchâtel at the research laboratories. Yet when the researchers presented this idea to the Swiss watch manufacturers in 1967, it was rejected. After all, it didn't have any bearings, it didn't have any gears, it didn't even have a mainspring. It couldn't possibly be the future of watches. So confident were the manufacturers in that conclusion that they didn't even protect the idea. And so later that year, their researchers displayed the watch to the world at the annual Watch Congress. Texas Instruments of America and Seiko of Japan walked past, took one look, and the rest is history. Now, why didn't the Swiss appreciate this wonderful invention that their own people had created? It's the power of paradigms again. They were blinded by the success of their old paradigm and all their investments in it. And when confronted with a profoundly new and different way to continue their success into the future, they rejected it because it didn't fit the rules they were already so good at. Please keep in mind that this is a story not just about the Swiss. It's a story about anyone, any organization,
Any nation who assumes what has been successful in the past must continue to be successful in the future. Let me remind you once again, when everyone goes back to zero, your past guarantees nothing in the future if the rules change. Not even the best watchmakers in the world could stop time. In fact, if you're not careful, your successful past will block your vision to the future. And that is why you must develop an openness to new ideas, a willingness to explore different ways of doing things, because only through that kind of balance can you keep open your doors to the future. तो इन्होंने बताया कि घड़ी का उनका स्विट्जरलैंड वाले का मार्केट शेयर था। वही लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉच ढूंढी भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि घड़ी में तो स्प्रिंग होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए। तो उन्होंने वो एग्जीबिशन में रखा और फिर जापान वाले ने, वो लोगों ने घड़ी ले बनाई। और जो स्विट्जरलैंड जिसमें 65,000 वर्कर्स थे, उसमें से 50,000 वर्कर को निकाल देने पड़े क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जापान चली गई। इनका कहना है जब पैराडाइम शिफ्ट होता है, काम करने का तरीका चेंज होता है, तो एवरीवन कम्स बैक टू जीरो। और ये कंक्लूजन ये है कि आज के दिन दुनिया भर में जब लॉकडाउन है, दुनिया भर में जब इस तरह का काम रुक गया है, तो इट इज अ बिग पैराडाइम शिफ्ट, एंड व्हेन पैराडाइम शिफ्ट्स एवरीवन कम्स बैक टू जीरो। अभी इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई 10th फ्लोर से है, आ गया वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो मैं भी आ जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे। अभी दोनों के पास में बराबरी का मौका है ऊपर जाने का। Those of us फैमिली बिजनेस जो इंडिया में है, आज तक हमको पूरी दुनिया में बिजनेस करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जो सब बराबरी पे आ गए, तो इसमें इंडियन फैमिली बिजनेसमैन अगर क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं जंप लेने के, तो अगले कुछ सालों में बड़ा जंप लेने का मौका मिलेगा। थैंक यू। इसमें मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, जस्ट इन केस एनीबडी वांट्स। थैंक यू। हेलो हेलो। अल्पेश भाई बोलिए। हाँ बोलिए। सर ईमेल आईडी नहीं है। नहीं है? है ना सर, मैं आपको मैसेज कर। दामू तेरी मेल आईडी फॉरवर्ड कर देना नेट पे। थैंक यू सर। हाँ, ओके। Any question, anything? How do we want to take this now? सर मैं भी फैमिली बिजनेस से हूँ। मैं अल्पेश पटेल लोटरी प्रेसिडेंट हूँ। हेलो सर, मेरा वैसा टोबैको का बिजनेस फैमिली बिजनेस था। आशीष भगत बोलता, आप कौन? और है भी सर टोबैको बिजनेस फैमिली बिजनेस है। हेलो। हाँ जी। बोलो ना। उसके बाद में सर मैं हाँ, अदर बोलना बिजनेस, आपने जो बोला वही सोच मैं रख के चला सर। हाँ हाँ। और आज मैं खामगांव रहता हूँ, भाई गुजरात रहता है। हाँ हाँ। युगांडा में होटल बोलो या फिर सूरत में डायमंड की फैक्ट्री है और परातवाड़ा फैक्ट्री चलाता हूँ। उसके बाद में प्लांट भी है, सीएनजी प्लांट, काफी बिजनेस है अलग अलग, पर सब ऑटोमोटिव पे धीरे धीरे डालना चालू कर दिए। और हम दोनों भाई ने ऐसे रखा है कि वो किधर भी रह के इधर का संभाल सकता है, मैं उधर का रह के उधर का संभाल सकता है। तो मैं आपकी बात से बहुत खुश हुआ कि ऑटोमोटिव जो बिजनेस फैमिली बिजनेस अलग निकल के सब बिजनेस किए सर मैंने। आप अल्पेश भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। अल्पेश भाई, आपका जो एक्सपीरियंस है ना, इसके ऊपर हमारे सारे बिजनेसमैनों को साथ में मिलके एक बार बैठना चाहिए कि आप बोलते हो कि एक बिजनेस से आप दूसरे बिजनेस में गए, हिम्मत कैसे हुई, नॉलेज कैसे आया, जानकारी कैसे हुई, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए। तो अगर हम आपसे बात कर पाएंगे ना, तो हमारा जो भी दिमाग में सवाल आते हैं वो आप सामने बैठे होंगे तो सॉल्व हो जाएगा।
और फिर हम समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सर कोई भी कर सकता है, सिर्फ हाँ। मेरी एक ही चीज है कि जब मैं कोई भी बिजनेस में होता हूँ पहले उसका पूरा डीप में नॉलेज कर लेता हूँ। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द स्किल्स, वर्ल्ड क्लास मैं नॉलेज। अपने रिलेटिव फैमिली मेंबर को उसमें, जैसा भी मैंने, मेरा भांजा जॉब करता था सूरत में, तो हाँ मैं हाँ उसके साथ में हमेशा सूरत आ जाता। बोला तू कितना सैलरी लेता है? बोले 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलती है। मतलब ये बिजनेस तू जिसमें जॉब कर रहा हो बिजनेस अपन डाल सकते क्या? बोले मामा डाल सकते। मला कितना इन्वेस्ट होगा? तो बोले इतना इन्वेस्टमेंट होगा। मला ठीक है करते ब्रिलियंट मला। ब्रिलियंट। आज सर वो बिजनेस मेरे को चालू बिजनेस के लेवल में ऊपर लेके गया। फंटास्टिक फंटास्टिक। बताइए और कुछ क्वेश्चंस, और हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड? देवेंद्र जी बताइए। I have one question. हाँ जी। We are in a traditional business और हम एक मोड में आ गए हैं, उसी मोड में चल रहे हैं। आपने जो हमें मोड बताया है, to get a shift from this mode to that mode, एक हमें कुछ नई प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो हमें क्या हमारी हैबिट्स बदलना पड़ेगी और क्या हमें आप गाइड करिए कि हम हमारी थिंकिंग उस प्रोसेस में ले जाने के लिए क्या प्रैक्टिसेस स्टार्ट करें। सर ये पूरे सेशन में वही पॉइंट बताया। Yes, sir. But you know, we are with a mental block and we are running this since so long. So the only thing is क्या है, कुछ भी चीजें समय के साथ प्रैक्टिस बार बार कर करके वो चेंज आता है। So is there some course or is there some I would say a book that we read regularly or we go through some points so that it comes into our new habits हमें जैसे डालनी है, उसके लिए हम क्या करें? देखिए मुझे है ना थोड़ा ऊपर होना है, तो मैंने मेरा बाल पकड़ के खींचता हूं ना, तो कभी मैं अपने आप को ऊपर नहीं कर पा रहा हूं। अगर ऊपर से कोई मुझे खींचता है या नीचे से कोई मुझे धक्का मारता है तो मैं आसानी से ऊपर जा सकता हूं। उसी तरह से अगर हम लोग एक चीज में एक तरह से चल रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना है, तो खुद अपने आप नहीं निकल सकते। अगर किसी का सपोर्ट हो जाता है, किसी के साथ में रहते हैं, देन इट कैन बिकम इजियर। तो आप जो बोल रहे हैं कि अगर कोई कोर्स करना है तो आप, बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं। आप 5-6 बिजनेसमैन साथ में मिलके बोलो रैपिड ग्रोथ प्लान वाले बिजनेस वाला ग्रुप, और अगर आप खाली एक दूसरे के साथ में भी सपोर्ट करो, बातचीत करो, तो भी उसमें से काफी कुछ हो सकता है। हमारी कॉलेज में एक प्रोग्राम है, GOMP बोलते हैं। ये प्रोग्राम बिजनेसमैन वालों के लिए है। महीने में 1.5 दिन होता है, एक सैटरडे हाफ डे, संडे फुल डे, ऐसा महीने में एक बार होता है। वैसे ये 12 महीने का प्रोग्राम है और इसमें ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस वाले लोग आते हैं एंड मेनी ऑफ देम गो फॉर द चेंज लाइक दिस। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कोर्स भी है और मेस्ट से अपने साथ में 4 लोग फ्रेंड बन के भी ग्रुप बना सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? एम आई ऑडिबल सर? यस, वेरी मच। जी सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट्स योर कॉल ऑन जियो टाई अप विद फेसबुक? हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, चबाने के अलग होते हैं। क्या होगा ना, अगर आपको मुझे पता होने का कोई चांस ही नहीं है। अभी अपने पास में 2 चॉइस है, या तो वो अपना धंधा कैसे करते हैं उसके पे गॉसिप करो, या अपने धंधे को कहाँ लेके जाओ उसके बारे में सोचो। जी सर, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए भाई। हेलो सर। हाँ जी। सर ये आपका जो 1.5 दिन का जो कोर्स है, हाँ, तो ये सफिशिएंट है या इसमें कुछ रेसिडेंशियल कोर्स ज्यादा दिन का भी हो सकता है? इसमें क्या होता है कि जो चीज आप कर ही रहे हो वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है ना। जो लोग MBA करते हैं, जो अभी कॉलेज से नए नए निकलते हैं, उनको सीखने की जरूरत है। तो ये बिजनेस वाले जो चीज कर रहे हैं 95% तो उनको पता है ही। सवाल है एक थोड़ा सा मोड लेने का, और वो जो थोड़ा सा मोड लेने का है ना, वो अभी जैसे एक वीडियो लेके आप नहीं करते हो, आप बार बार जब उसके पे थिंकिंग होती है तो फिर वो मोड लेना चालू होता है। तो इट इज अ सपोर्ट टू चेंज द डायरेक्शन।
तो ये कितने बार है, एक ही बार करना पड़ता है या उसको ज्यादा बार भी करना पड़ता है? एक ही बार। अच्छा अच्छा। ओके देवेंद्र जी। हेलो। हाँ जी। Hello, sir. I'm a final year student, engineering student. Okay. Sir, I wanted to know what's the difference between the course in Mumbai and Dubai, family management course. मुंबई एंड दुबई मतलब एक कोर्स है उसको FMB कोर्स बोलते हैं और दूसरा कोर्स है उसको GFMB बोलते हैं। अभी जो FMB कोर्स है ना, ये कोर्स पिछले 15 सालों से हम लोग कर रहे थे। फिर 5 साल पहले ये नया कोर्स शुरू हुआ, GFMB प्रोग्राम। तो हम सारे जो लोग जो FMB कर रहे थे वो अभी ये GFMB में आए। अभी ये GFMB, इसमें जो भी सिखाने वाले फैकल्टी है ये सारे प्रैक्टिकल बिजनेस रिलेटेड है। ये प्रोग्राम 12 महीने का होता है जिसमें 1 वीक कॉलेज में आना है, 3 वीक अपने बिजनेस में जाना है। ये जो GFMB प्रोग्राम है उसमें जो 12 महीने होते हैं उसमें एक बार बंबई में, एक दुबई में, एक बार सिंगापुर, कोरिया, जापान में, सो दैट जो अभी जो बिजनेस सीख रहे हैं अगले 30 साल जिसको धंधा करना है उसका ग्लोबल चीज माइंडसेट तैयार हो जाए। और दूसरा, ये जो पूरा प्रोग्राम है उसमें काफी कुछ टेक्नोलॉजी यूज होती जाती है। जो भी थियरी है वो पूरा एक नया प्लेटफॉर्म से होता है। सो जो ग्लोबल FMB प्रोग्राम है इसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये दुबई, सिंगापुर, सिडनी, मुंबई, ये जो कॉलेज है इसका नाम है SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो 1-to-1 हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Great, sir. Thanks a lot. Thank you. Very good sort of guidance. I request VP Rotary and Umesh Ji Agrawal for vote of thanks. Thank you so much, Devendra. Dr. Parimal sir, it was a wonderful lecture. Thank you so much for sparing time for us. ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसे एमिनेंट स्पीकर हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए। और I must thank COVID-19 for this, that the speakers like you, where it is available. Otherwise, it would have been almost impossible for you to come down to Khamgaon and deliver such a nice lecture for us. It was mesmerizing. It was like a Bhagavad Gita for me. So many principles that you gave us regarding the critical thinking, change, the new mantras, approach, the new rules of the game. And जैसे आपने बताया कि जैसे once the paradigm shift in the systems, everyone comes to zero. So this applies to all. This is an opportunity also, great also. They who feel that they are very well settled. It is a kind of threat. They should adapt to the new changes now. बहुत अच्छी बातें आपने बताई और मेनली आपने हिंदी में बताया सब कुछ, तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट था। और यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स है रोटरी क्लब के मैक्सिमम बिजनेस फैमिली के हैं, तो आपका सभी कहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी रोटरी मेंबर्स को बताऊं कि सर ने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए। इट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस एंड इट इज रियली सो काइंड ऑफ हिम एंड that he spared his valuable time for us. And I must thank Rotarian Rajiv Nathani, the president and secretary of the club, for coordinating and having him here for us and sharing his knowledge with us. Thank you so much, sir. Thank you.